हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12 का एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑप्टिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि जेई के अंदर इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, ये थोड़ा टाइम टेकिंग चैप्टर है, खूब सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर। तो हम लोग सारे टॉपिक्स को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल्स। हम लोग बेसिक से एडवांस तक पूरा कवर अप करने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑप्टिक्स से। तो सबसे पहले डेफिनेशन हम लोग समझते हैं कि आखिर ऑप्टिक्स क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों को पता है कि ऑप्टिक्स बेसिकली ठीक है एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट के बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। तो जैसे यहाँ पे है, ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। ठीक है, तो बेसिकली इसमें हम लोग लाइट के साथ डील करने वाले हैं, लाइट के प्रॉपर्टीज एंड उनके बिहेवियर एज वेल एज लाइट जो भी फेनोमेना शो करेंगे उनको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नाउ अब जैसा भी हम बताएं कि ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग बेसिकली लाइट के साथ डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा लाइट के डेफिनेशन को समझते हैं कि आखिर लाइट क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को लाइट का डेफिनेशन दे रखा है, एक बार हम लोग स्टडी कर लेते हैं। ऐसे हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े भी है कि लाइट आखिर होता क्या है। हम लोग 8 या 10th में इसका डेफिनेशन देखें, यहाँ पे भी हम लोग डेफिनेशन देखेंगे बट थोड़ा सा अलग वे में। तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन को रिकॉल करें तो 8 और 10th के अंदर जो डेफिनेशन हम लोग देखे थे लाइट का, वो बेसिकली क्या था कि लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो हम लोगों को इनेबल करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम लोग देखें तो इसका डेफिनेशन थोड़ा डिफरेंट वे में है, थोड़ा एडवांस्ड वे में है। और डेफिनेशन क्या हम लोग बोल सकते हैं कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, नहीं होता है, इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा एक चैप्टर है इसी 12th के अंदर, तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऑसिलेट करते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो लाइट है, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। अब देखो एक्चुअली क्या होता है कि नेचर के अंदर खूब सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। तो अब तुम सोच रहे होगे कि क्या सर हम लोग उन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एज अ लाइट कंसिडर करेंगे? तो ऐसा नहीं है। क्या है कि हम लोग एक सर्टेन रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही एज अ लाइट कंसिडर करते हैं। अब सवाल ये कि किस रेंज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग लाइट कंसिडर करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि बेसिकली हम लोग उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लाइट कंसिडर करेंगे जो हमारे आईज में विजिबिलिटी का सेंसेशन क्रिएट करेगा, जिसके हेल्प से हम लोग चीज़ों को देख पाएंगे। ठीक है, या अगर हम लोग वेवलेंथ के टर्म इसको डिफाइन करना चाहें तो यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग लाइट कंसिडर करेंगे जिनका वेवलेंथ का रेंज जो है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच लाई करेगा। तो नेचर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगे उन सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेवलेंथ का रेंज 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच लाई करेगा, उनको ही हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे एज लाइट। आई होप कि यहाँ तक डेफिनेशन हम लोग को क्लियर होगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे एक हम लोगों को ये स्पेक्ट्रम भी दे रखा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो जिसमें कि हम लोगों को अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिप्रेजेंट किए गए हैं। इसको हम लोग ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देखेंगे भी। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और ऑप्टिक्स के अंदर इस चैप्टर के अंदर जो भी नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अगला जो टॉपिक है हमारा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो जैसा अभी हम लोग देखें कि ऑप्टिक्स के अंदर बेसिकली हम लोग लाइट के साथ डील करने वाले हैं, लाइट के बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला प्रॉपर्टी क्या है अपने पास कि लाइट का जो स्पीड होता है वैक्यूम के अंदर उसको हम लोग डिनोट करेंगे c से, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जिसको हम लोग डिनोट करेंगे c से, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ अब यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो लाइट है हमारा वो एनर्जी एंड मोमेंटम को कैरी करेगा। दैट इज लाइट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड प्रॉपर्टी को अगर हम लोग देखें
तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसा कि डेफिनेशन में हम लोग देखें, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसका वेवलेंथ का रेंज 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच लाई करेगा। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, ठीक है। और ये जो थ्योरी था बेसिकली, ये जो कॉन्सेप्ट था वो मैक्सवेल प्रपोज किए थे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे भी मैक्सवेल क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है ना। अब इसमें हम जैसा बताएं कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या करता है, ठीक है, कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यहाँ पे एक चीज़ और आएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ ऐड करेंगे दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंसिस्ट करता है, ठीक है। और दोनों जो है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं एज वेल एज जो भी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगा लाइट का उसके परपेंडिकुलर, जैसा कि हम लोग इस डायग्राम में देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे ये जो ई वेक्टर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये जो बी वेक्टर है ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। तो जैसा हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है, ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं, साथ ही साथ जिस डायरेक्शन में हमारा लाइट प्रोपोगेट करता है उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला प्रॉपर्टी क्या होगा अपना, तो अगला प्रॉपर्टी है लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ट्रांसवर्स इन नेचर। तो डेफिनेशन तो हम लोगों को क्लियर ही था कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, साथ ही साथ ये ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। अब यहाँ पे तुम सोच रहे होगे सर इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है। तो ट्रांसवर्स का मतलब ये होता है कि जो भी क्वांटिटीज का ऑसिलेशन वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है उस पर्टिकुलर वेव को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो बेसिस ऑन डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन बेसिकली अपने पास दो टाइप के वेव होते हैं, जैसा कि हम लोग क्लास 11th में वेव के अंदर पढ़े भी थे। एक होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक होता है हमारा ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा कि जो भी क्वांटिटी ऑसिलेट कर रहा होगा वो वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है और दोनों ही वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दैट्स वाई इसको हम लोग ट्रांसवर्स इन नेचर बोलते हैं या ट्रांसवर्स वेव भी बोल सकते हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग अगला प्रॉपर्टी की बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड फाइंड करना है तो यहाँ पे इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर v जो है वो बेसिकली स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के टर्म में हम लोग वेव का स्पीड फाइंड कर सकते हैं एज वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फॉर्मूला है वो हर वेव के लिए एप्लीकेबल होता है, दैट मीन्स कि लाइट जो है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो ये कुछ सेवरल प्रॉपर्टीज़ हैं लाइट से रिलेटेड जो हम लोगों को ध्यान रखने हैं, ठीक है। जहाँ पे भी हम लोगों को यूज़ होगा, जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा भी हम लोग देखें कि बेसिकली हम लोग ऑप्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले ये समझते हैं कि आखिर ऑप्टिक्स को हम लोग कितने सेक्शन में डिवाइड करते हैं। तो देखो अब ये जो डिवीज़न है, ये जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली आया कहाँ से, तो वो आया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लाइट। अभी नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, तो देखो क्या होता है ना कि ऐसा शुरू में सोचा जा रहा था कि आखिर जो लाइट है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, वो कैसा बिहेवियर शो करता है। क्या लाइट के अंदर कोई पार्टिकल्स होते हैं या वो एज अ वेव ट्रैवल करेगा या एज अ वेव प्रोपोगेट करेगा। तो उससे रिलेटेड काफ़ी लॉन्ग डिबेट चला था और फाइनली कंक्लूजन ये निकला कि जो लाइट होगा हमारा वो ड्वेल नेचर का होता है, वो पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर का होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग ऑप्टिक्स को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं या दो सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जिसको हम लोग रे ऑप्टिक्स भी बोलेंगे, एक होगा हमारा वेव ऑप्टिक्स। अब ध्यान देना यहाँ पे ये दोनों ही जो सेक्शंस हैं वो हमारे लिए काम के हैं, हमारे सिलेबस के अंदर हैं, दोनों को ही हम लोग स्टडी करेंगे वन बाय वन। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग लाइट के किन प्रॉपर्टीज़ के साथ डील करेंगे, हम लोग लाइट को किस तरीके से ट्रीट करेंगे। सिमिलरली हम लोग देखेंगे कि वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग लाइट को किस तरीके से ट्रीट करेंगे, इसके किस बिहेवियर को, किस नेचर को यहाँ पे डील करेंगे। तो जैसे यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है कि रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोग, ठीक है, लाइट को रे के फॉर्म में स्टडी करेंगे। अब ये रे क्या होता है नहीं होता उसको भी हम लोग डिफाइन करेंगे, इसका डिटेल डेफिनेशन देखेंगे। तो पहले तो हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, जिस सेक्शन के अंदर हम लोग लाइट को इन द फॉर्म ऑफ रे स्टडी करेंगे उसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स।
या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि रे ऑप्टिक्स के अंदर जनरली हम लोग लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन को कंसीडर करते हैं। हम लोग ऐसा मान के चलेंगे, ठीक है, कि जो लाइट है हमारा वो एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ट्रैवल करेगा। बट तुम बोलोगे कि सर जो लाइट है हमारा वो तो वेव नेचर को भी शो करता है, ठीक है। तो देखो होता क्या है एक्चुअली कि जो लाइट का वेवलेंथ होता है, एज अ वेव जब वो बिहेव करेगा तो उसका वेवलेंथ बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द डायमेंशन ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट। तो उसके कंपैरिजन में हम लोग लाइट का जो पाथ होता है वो स्ट्रेट वे ही लेके चलते हैं, स्ट्रेट पाथ ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो जिस सेक्शन के अंदर हम लोग लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन को स्टडी करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स के अंदर क्या है कि लाइट के हम लोग वेव नेचर को स्टडी करते हैं। तो जैसा यहाँ पे दे भी रखा है कि स्टडी ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो जिसमें हम लोग वेव नेचर को स्टडी करेंगे उसको वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। और इन दोनों को ही हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोनों सेक्शंस हमारे सिलेबस के अंदर है, दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा रे ऑप्टिक्स पे। क्लियर? चलो, तो अब इस रे ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है, कुछ टर्म्स हम लोगों को मिलेंगे। उन टर्म्स को हम लोग एक बार पहले यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो भी टॉपिक्स हम लोगों को रे ऑप्टिक्स से रिलेटेड मिलेंगे उन टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहला यहाँ पे जो टर्म हम लोगों को मिलेगा वो होगा रे। अब ये रे क्या होता है? देखो, तो जैसा भी हम बताए कि जो लाइट होगा वो एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ट्रैवल करेगा। अब सिंस हम लोगों को पता है कि जो लाइट है वो ऐसे एयर में तो या वैक्यूम के अंदर हम लोग को तो विजिबल होता नहीं है, तो वहाँ से क्या है कि हम लोग पाथ तो पता नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग स्ट्रेट लाइन पाथ कंसिडर करते हैं। तो जो लाइट का स्ट्रेट लाइन पाथ होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं रे। जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन भी हम लोग को दे ही रखा है। तो डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो क्या बोल रखा है, अ रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ ट्रांसफर ऑफ लाइट एनर्जी। तो जो भी लाइट का एनर्जी जो है जिस लाइन के अलॉन्ग ट्रांसफर होगा, यह हम लोग बोल सकते हैं कि लाइट का जो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा उसी को बेसिकली हम लोग बोलेंगे दैट इज रे। अब सवाल ये है कि रे को हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है कि एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो एरो को या रे बनाने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, ठीक है, कि एक एरो ड्रॉ करेंगे इस तरीके से जिस डायरेक्शन में हमारा लाइट ट्रैवल करेगा, और उस डायरेक्शन में हम लोग एक एरो लगा देंगे ऐसे। तो ये जो एरो का डायरेक्शन होगा वो बेसिकली लाइट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसा कि यहाँ पे हम लोगों को डायग्राम में भी दे रखा है, ठीक है, कि ए से बी की तरफ एक लाइट ट्रैवल कर रहा है, तो उसके पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक एरो ड्रॉ किए। तो इस स्ट्रेट लाइन पाथ को ही बेसिकली रे हम लोग बोल रहे हैं। क्लियर? आई होप कि क्लियर होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल ले, ठीक है, जैसे मान लो कोई लाइट है अपने पास जो इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, एक एरो ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, इधर हम लोग एक एरो ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो एरो होगा इसी को बेसिकली हम लोग बोलेंगे रे, ठीक है। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ द लाइट। तो जिस भी डायरेक्शन में हमारा लाइट जाएगा उस डायरेक्शन में हम लोग एरो ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कि स्ट्रेट लाइन पाथ को रिप्रेजेंट करेगा एंड उसी को हम लोग बोलेंगे दैट इज रे। आई होप कि ये रे का डेफिनेशन हम लोगों को क्लियर होगा। चलो, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से हम लोग लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जहाँ कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट में ज़रूर बताना, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब यहीं पे रिलेटेड अपने पास एक और टर्म है दैट इज बीम। तो अब हम लोग समझते हैं कि सर बीम क्या होता है। तो देखो, बीम बेसिकली क्या होता है कि रेज का जो ग्रुप होता है, या तुम बोल सकते हो कि रेज का जो बंच होगा या बंडल होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं बीम। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, अ बंडल और बंच ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। तो सिंपली जिस रीजन के अंदर मान लो कि अपने पास खूब सारे रेज हैं, ठीक है, रेज का बंडल है, ग्रुप है या बंच है, उसी को हम लोग बोलते हैं बीम। ना अब जो बीम होता है वो अपने बेसिकली अपने पास 3 टाइप के होते हैं। तो ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है। सर कौन कौन से टाइप के होंगे? तो जैसा यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है कि पहला जो बीम हम लोगों को मिलेगा वो होगा कन्वर्जेंट बीम। अभी कन्वर्जेंट बीम क्या होता है, ठीक है, तो देखो नाम से थोड़ा हम लोग को आइडिया लग रहा होगा कि सब जब सेवरल नंबर ऑफ रेज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मीट कर रहे होंगे तो उस तरह के बीम को हम लोग बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम, ठीक है। जैसा डायग्राम में देखो यहाँ पे अपने पास 3 रेज है, 1 2 3, ठीक है। तो इन तीनों को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलेंगे, इन तीनों रेज को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलेंगे, बीम। और जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये तीनों रेज जो हैं वो कन्वर्ज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आता हुआ ऐसे आ रहा है, ये रे ऐसे आता हुआ आ रहा है, ये रे ऐसे आता हुआ है, और ये तीनों सेम पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। यस या नो? ठीक है। तो ये जो बीम्स हैं, ये जो लाइट रेज है वो एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। यस या नो? तो इस तरह के बीम को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज आवर कन्वर्जेंट बीम, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं
कि अगर हम लोग यहाँ पे डायमीटर ले इन बीम्स का, जैसा कि डेफिनेशन में दे रखा है कि डायमीटर अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो जैसे जैसे लाइट प्रोपोगेट करेगा हमारा, जैसे जैसे बीम प्रोपोगेट करेगा, ठीक है, तो इन बीम्स का जो डायमीटर है वो डिक्रीज करेगा, जैसा कि डायग्राम में हम लोग देख भी पा रहे होंगे, ठीक है, कि यहाँ पे अगर हम लोग इनिशियल पॉइंट पे ले तो अपने पास बीम का डायमीटर ये होगा, जैसे आगे बढ़ेंगे तो डायमीटर ये होगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो डायमीटर ये है। तो जैसे लाइट हमारा प्रोपोगेट कर रहा है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो बीम्स का डायमीटर है वो डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो बीम है वो कन्वर्जेंट बीम है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप का हम लोगों को बीम मिलेगा वो होगा दैट इज डाइवर्जेंट बीम। अब ये डाइवर्जेंट बीम क्या होता है, इसको भी हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो देखो डाइवर्जेंट बीम में क्या होगा कि जब लाइट रेस एक दूसरे से दूर जाएंगे, जैसे कि डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक लाइट रे ऐसे जा रहा है, एक लाइट रे ऐसे जा रहा है, एक लाइट रे ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे भी अपने पास 3 लाइट रेज है और ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे ये जो लाइट रेज है, ठीक है, बेसिकली तीनों कलेक्टिवली बीम बना रहे हैं, तो ये एक डाइवर्जिंग बीम है। ठीक है, या डायमीटर के टर्म में अगर हम लोग डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे बीम ये प्रोपोगेट करेंगे वैसे वैसे इन बीम्स का डायमीटर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो जैसा डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि जब लाइट रे यहाँ से ऑरिजिनेट कर रहे हैं तो एट दिस पोजीशन इन बीम्स का डायमीटर है कुछ ना कुछ, जैसे ये आगे बढ़ेगा डायमीटर इंक्रीज कर गया, जैसे ये आगे बढ़ेगा और डायमीटर बढ़ गया, जैसे ये और आगे चलेगा, मान लो इस तरीके से गया, ये लाइट रे ऐसे गया, ये लाइट रे और मान लो इधर गया, तो आगे चल के हम लोग देखेंगे कि डायमीटर और इंक्रीज कर गया। तो जिस केस में बीम्स का डायमीटर इंक्रीज करेगा उनको हम लोग कंसिडर करते हैं एज डाइवर्जिंग बीम। क्लियर? नाउ अब जो थर्ड वन होता है अपने पास वो होता है पैरेलल बीम। पैरेलल बीम क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो लाइट रेज होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, या अगर डायमीटर के टर्म में डिफाइन करना है तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब लाइट रेज प्रोपोगेट करेंगे तो उस केस में लाइट रेज का जो डायमीटर है वो चेंज नहीं करेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो उस तरह के बीम्स को हम लोग बोलते हैं पैरेलल बीम, जैसा कि डायग्राम में हम लोग को दे रखा है। ठीक है, तो इस डायग्राम में जैसा तुम देख पा रहे होगे कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर बीम्स का डायमीटर हम लोग देखें तो हर एक जगह पे हम लोगों को बीम सेम डायमीटर का मिल रहा है। तो इस तरह के बीम्स को हम लोग बोलते हैं पैरेलल बीम। आई होप कि हम लोगों को यहाँ पे रे का, बीम का डेफिनेशन जो होगा क्लियर होगा, साथ ही साथ कितने टाइप के बीम है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, पता करेंगे, ये डेफिनेशन भी हम लोग को क्लियर होगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो कमेंट में जरूर बताना मेरे को, ठीक है, ताकि हम लोग इसी तरीके से और भी टॉपिक्स को कवर करते रहें। चलो, तो अब यहाँ पे हम लोग फाइनली आ जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा, जो भी कॉन्सेप्ट्स जिस पे कि क्वेश्चंस बनेंगे वो यहीं से हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम लोग बहुत ही बारीकी से समझेंगे, बहुत ही ध्यानपूर्वक। तो जो भी बच्चे इधर उधर होंगे तो बिल्कुल वीडियो पे फोकस करो और ध्यान से समझो कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट जरूर करना, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है उसको मैं ज़रूर से रिफ्लेक्ट करूँगा, उसको ज़रूर से रिस्पॉन्स करूँगा, मैं कोशिश करूँगा उस डाउट को क्लियर करने का। क्लियर? चलो, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन समझते हैं कि रिफ्लेक्शन आखिर क्या होता है। देखो, रिफ्लेक्शन बेसिकली एक फिनोमेना है। सर कैसा फिनोमेना? तो इसमें क्या होता है कि जो लाइट रे है वो किसी भी पॉलिश सरफेस को स्ट्राइक करके वापस सेम मीडियम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई लाइट रे किसी पॉलिश सरफेस को स्ट्राइक करेगा और सेम मीडियम में रिटर्न होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन भी दे रखा है, व्हेन लाइट रे, ठीक है, स्ट्राइक द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम सच एज एयर और ग्लास। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल अगर ले लेते हैं, ठीक है, लेट अस से कि अपने पास ये बाउंड्री है, ठीक है, और इधर हम लोग एक मीडियम ले लेते हैं, लेट अस से ग्लास। ठीक है, लेट अस से ग्लास, इस तरीके से ये अपने पास ग्लास दे रखा है और इसके बाहर जो मीडियम है अपने पास वो एयर है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब भी कोई लाइट रे इस तरीके से स्ट्राइक करेगा किसी एक बाउंड्री को जो दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है, तो उसमें तुम देखोगे कि इस लाइट के कुछ पार्ट जो है, अगर दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो उस केस में मैं बता रहा हूँ कि कुछ पार्ट जो है वो तो ट्रांसमिट कर जाएगा और कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा सेम मीडियम के अंदर। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये लाइट रे ऐसे आ रहा था, इस बाउंड्री पे पहुँचा, ठीक है, और यहाँ से रिफ्लेक्ट करने के बाद सेम मीडियम में रिटर्न हो गया। तो इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं दैट इज रिफ्लेक्शन। आई होप कि ये डेफिनेशन हम लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात हम लोग को ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि अपने पास दो मीडियम हो। ठीक है, हम लोग कोई पॉलिश सरफेस भी ले सकते हैं। तो इसी एग्जांपल को अगर यहाँ पे हम लोग देखें, ठीक है, तो एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग और भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ठीक है, कि इसको अगर हम हटा दें, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कंसिडर करें कुछ इस तरीके से कि मान लो कि अपने पास कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जनरली हम लोग मिरर को एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है
मान लो कि इस पर कोई लाइट रे जो है वो किसी एक डायरेक्शन में ऐसे इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही इंसिडेंट करेगा इस सरफेस से टकराएगा और टकराने के बाद क्या होगा कि ये सेम मीडियम के अंदर ये रिटर्न बैक कर जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो टकराने के बाद ये सेम मीडियम में से रिटर्न हो जाएगा। इस डायरेक्शन में ये आ रहा था, टकराने के बाद इस डायरेक्शन में जाने लग गया। तो इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं दैट इज रिफ्लेक्शन। आई होप कि रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन हम लोगों को क्लियर होगा। बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन है, हम लोग जूनियर क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं। सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी हम लोगों को मिलेगा ना। अब यहाँ पे इस रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स है, कुछ टर्म्स हैं अपने पास, उनको यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि क्या क्या टर्म्स हम लोगों को मिलेंगे। तो देखो, सबसे पहला टर्म हम लोगों को मिलेगा दैट इज इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे क्या होता है, तो नाम से हम लोगों को आइडिया लग रहा है कि जो लाइट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट कर रहा होगा। तो जैसा इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो लाइट रे है हमारा, ठीक है, ये जो लाइट रे है वो क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज इंसिडेंट रे, ठीक है। चलो इसको हम फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिर से इसको लिख देते हैं, ठीक है, डायग्राम बना देते हैं। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि ये जो लाइट रे हमारा, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे। तो पहला टर्म हम लोग को ध्यान रखना है कि इंसिडेंट रे क्या होगा, तो जो भी लाइट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करेगा। अच्छा, दूसरा टर्म हम लोगों को मिलेगा रिफ्लेक्टेड रे। अब सवाल ये कि सर ये रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, तो नाम से आइडिया लग रहा है कि सरफेस से, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद जो लाइट रे हम लोगों को मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो इस डायग्राम में ये येलो वाला जो रे हमारा वो हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे ना। अब यहाँ पे एक टर्म हम लोगों को मिलेगा दैट इज नॉर्मल। अब ये नॉर्मल क्या होगा, तो देखो, नॉर्मल बेसिकली एक लाइन होता है, ध्यान देना कि ये कोई रे नहीं होगा, एक लाइन होगा। सब कौन सा लाइन, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? तो देखो, यहाँ पे अगर हम लोग इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे ऐसे, ठीक है, किसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं दैट इज नॉर्मल। तो ये पॉइंट भी हम लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट टर्म जो हम लोगों को मिलेगा वो होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो देखो, नाम से आइडिया लग रहा होगा कि जिस पॉइंट पे हमारा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये भी टर्म हम लोगों को ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो जनरली एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम लोग ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो कि इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे बहुत सारे नॉर्मल होंगे, है कि नहीं। जैसे यहाँ पे हम लोग देखें तो एक नॉर्मल यहाँ पे हो सकता है, एक नॉर्मल यहाँ पे हो सकता है, तो खूब सारे हो सकते हैं। तो जनरली हम लोग नॉर्मल जो है वो कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसका हम लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों को और भी टर्म्स मिलेंगे। क्या क्या टर्म्स होंगे, तो अब यहाँ पे एंगल से रिलेटेड हम लोग को टर्म्स मिलेंगे। तो पहला टर्म होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो देखो, इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ, ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, दिस वन, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करेंगे ना। दूसरा जो टर्म हम लोगों को मिलेगा वो होगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, कौन सा, दिस वन, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के अंदर कुछ सर्टेन टर्म्स हैं अपने पास, इनको हम लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे कि जो भी रिफ्लेक्शन होता है वो सर्टेन लॉज के अकॉर्डिंग होता है। तो उन लॉज को जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये टर्म्स यूज होंगे, तो हम लोगों को इनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। एंड आई होप कि ये सारा मीनिंग हम लोगों को क्लियर होगा। यस। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि आखिर कोई भी लाइट रे जो है वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे इस डायग्राम में तुम देख पा रहोगे, ठीक है, कि यहाँ पे हम ड्रॉ कैसे किए कि इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा था अपने पास, और टकराने के बाद लाइट रे इस डायरेक्शन में जाने लग गया। तो यहाँ पे तुम सोच रहोगे कि सर आपको कैसे पता चला कि लाइट रे रिफ्लेक्ट करने के बाद इसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, वो किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं गया, इस डायरेक्शन में क्यों नहीं गया, या इस डायरेक्शन में क्यों नहीं गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे लाइट रे जो है वो एक सर्टेन लॉज को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग उन लॉज को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि अपने पास कौन कौन से लॉज होंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि आखिर अपने पास कितने टाइप के रिफ्लेक्शन होंगे। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है, अगर हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो अपने पास दो टाइप के रिफ्लेक्शन होते हैं। एक होगा हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो पहले हम लोगों को ध्यान रखना है कि एक जो होगा वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और जो सेकेंड टाइप का होगा, ठीक है, उसको हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, या उसको हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं।
तो ये पॉइंट भी हम लोग को ध्यान रखना है कि बेसिकली अपने पास दो टाइप्स के रिफ्लेक्शन होंगे, एक होगा रेगुलर, ठीक है, और एक होगा डिफ्यूज, जिसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलेंगे। तो थोड़ा सा आप इनके बारे में हम लोग डिटेल देखते हैं, ठीक है, कि सर अगर हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो इसमें सबसे पहले बात कि जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो एक वेल पॉलिश सरफेस से होगा। जैसे डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि एक वेल पॉलिश सरफेस ले रहे हैं, और जनरली हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा या जो वेल पॉलिश सरफेस होता है वो एक मिरर होगा, ठीक है। तो मिरर को हम लोग एक वेल पॉलिश सरफेस लेंगे, एक वेल रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेंगे, ठीक है। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, देखो कि अगर मान लो, ठीक है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, ठीक है, कुछ लाइट रेस इंसिडेंट कर रहे हैं और जो कि एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर कुछ पैरेलल लाइट रेस इंसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, और आफ्टर रिफ्लेक्शन भी अगर ये पैरेलल है एक दूसरे के, जैसे यहाँ पे क्या होगा, टकराने के बाद ये इधर गया, ये लाइट रे टकराने के बाद इधर गया, ठीक है, ये लाइट रे टकराने के बाद इधर गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। सिमिलरली ये लाइट रे टकराने के बाद इस डायरेक्शन में गया। तो देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो लाइट रे इंसिडेंट कर रहे हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है, साथ ही साथ रिफ्लेक्ट करने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे मिले वो भी एक दूसरे के पैरेलल है। तो जब भी इस तरह का रिफ्लेक्शन हो जिसमें इंसिडेंट रे एज वेल एज रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है, तो उस तरह के रिफ्लेक्शंस को हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर? नाउ अब यहाँ पे अगर हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करें तो ध्यान देना, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि जो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है हमारा, ठीक है, वो एक रफ सरफेस से होगा। तो मान लो यहाँ पे हम लोग को एक रफ सरफेस लिए, दैट इज कोई वेल पॉलिश सरफेस नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा डल सरफेस है। तो यहाँ से जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, एंड वो आइडेंटिफाई हम लोग कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कुछ सर्टेन लाइट रेज, ठीक है, इस तरीके से पैरेलली एक दूसरे के पैरेलली इंसिडेंट कर रहे हैं इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा कि रिफ्लेक्ट करने के बाद ये लाइट रेज जो है वो पैरेलल नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि टकराने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद ये लाइट रेज जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे। जैसे ये लाइट रे इस डायरेक्शन में जाने लग गया, ठीक है, ये लाइट रे हो सकता है इस डायरेक्शन में जाने लग जाए, ये लाइट रे हो सकता है इस डायरेक्शन में लग जाए। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इंसिडेंट लाइट रेज हैं ये तीनों, वो तो एक दूसरे के पैरेलल है, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट रेज हम लोगों को मिल रहे हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, वो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इस तरह के पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग बोलेंगे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो ये डेफिनेशंस, ये एग्जांपल्स हम लोग को ध्यान रखना है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन एक वेल पॉलिश सरफेस से होगा जिसमें कि अगर लाइट रेज इंसिडेंट कर रहे हैं पैरेलली तो रिफ्लेक्ट करने के बाद भी पैरेलल रहेंगे। सिमिलरली डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो होगा वो एक रफ, एक डल सरफेस से होगा, ठीक है, और इसमें क्या होगा कि अगर लाइट रे पैरेलली इंसिडेंट कर रहे हैं, जैसा यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहेंगे, रैंडम डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इस तरह के रिफ्लेक्शंस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, आई होप कि ये डेफिनेशंस हम लोगों को क्लियर होंगे, ठीक है, कि सर रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो अब हम लोग फाइनली आ गए हैं अपने लॉज पे, ठीक है, कि कौन कौन से लॉज होंगे जिसके अकॉर्डिंग हमारे लाइट रेज किसी भी पॉलिश सरफेस से रिफ्लेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है कि बेसिकली अपने पास दो लॉज होंगे, ठीक है, रिफ्लेक्शन के। तो पहला पॉइंट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब भी अपने को एग्जाम में मिल जाए ऐसे, अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो उसमें तो हम लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं, बट हाँ हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, कि अपने पास दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके उन दोनों लॉज को ही डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो देखो फर्स्ट लॉ अगर हम लोग देखें, फर्स्ट लॉ ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है, कि जो भी हम लोग लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं उसी को हम लोग फर्स्ट लॉ बोलेंगे और जो दूसरा होगा वो सेकेंड लॉ होगा, बट हाँ ऐसे हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, कि ये अपने पास फर्स्ट लॉ होगा। अब देखो फर्स्ट लॉ में क्या बोलता है अपने को, ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई लाइट रे किसी पॉलिश सरफेस को स्ट्राइक कर रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या किए, ठीक है, एक पॉलिश सरफेस लिए, ठीक है, मान लो कि अपने पास एक प्लेन मिरर है और यहाँ पे कोई लाइट रे जो है वो ऐसे इंसिडेंट कर रहा है, इस तरीके से इंसिडेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि जो लाइट रे है वो किसी ना किसी एंगल पे इंसिडेंट करेगा। क्लियर? तो हम लोग मान लेते हैं कि इस लाइट रे का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो है आई, एंड हम लोगों को पता है कि जब ये लाइट रे इंसिडेंट करेगा तो टकराने के बाद ये किसी न किसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में जा रहा है हमारा, तो इस रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो आर होगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के अंदर हम लोग को ये सारे टर्म्स मिले कि एक लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है
एंगल आई पे और रिफ्लेक्ट कर रहा है एंगल आर पे। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि कोई भी लाइट रे किसी पॉलिश सरफेस को जितने एंगल पे स्ट्राइक करेगा, और यहाँ पे हम लोग को ध्यान रखना है कि जो भी एंगल हम लोग मेजर करेंगे वो बेसिकली नॉर्मल के साथ। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है आई, दैट मीन्स ये लाइट रे एंगल आई पे इंसिडेंट कर रहा है। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो भी नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा, दिस वन आर। तो फर्स्ट लॉ बोलता है कि जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा हमारा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, क्योंकि इस लॉ के हेल्प से हम लोग रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन पता कर पाएंगे कि आखिर हमारा लाइट रे जो है वो टकराने के बाद किधर जा रहा है और कैसे। तो ये बोल रहा है कि कोई भी लाइट रे कितने एंगल पे, जितने एंगल पे मिरर को स्ट्राइक करेगा, टकराने के बाद लाइट रे उतना ही एंगल पे जाएगा। तो जब भी रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंसिडेंट रे कितने एंगल पे आ रहा है, उतने ही एंगल पे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ कर देंगे, तो हम लोगों को रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन मिल जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि इसके हेल्प से हम लोग पूरा का पूरा रे डायग्राम बनाएंगे, रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन पता कर पाएंगे, एंड उस पर बेस्ड जो भी कॉन्सेप्ट होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले ये हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। नाउ अब इसी लॉ के अंदर अपने को कुछ छोटे छोटे टर्म्स मिलते हैं जिससे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग उन टर्म्स को यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि सर क्या क्या टर्म्स मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे जो पहला टर्म हम लोगों को मिलेगा वो होगा एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, कैसे फाइंड करेंगे, उसको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, इसको जनरली हम लोग एक ग्रीक सिंबल डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही यूजुअल सा डेफिनेशन है इसका, एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या बताता है कि कोई भी लाइट रे अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से कितने एंगल से डेविएट किया है, वही हमारा होगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज इट इज़ द एंगल, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इट इज़ द एंगल by which a light ray is deviated, a light ray is deviated from its original direction, तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो सिंपली हम लोगों को बताता है कि कोई भी लाइट रे अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से कितने एंगल से डेविएट किया, उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब इसी चीज़ को अगर हम लोग डायग्राम में देखें, ठीक है, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया, लेट अस से कि इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर क्या हो रहा है, कोई एक लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से अपने पास कोई एक लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है। ठीक है, दिस इज आवर इंसिडेंट रे। अब हम लोगों को पता है कि जैसे ही ये स्ट्राइक करेगा इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, ठीक है, तो ये टकरा के सेम मीडियम में लौटेगा, किसी न किसी डायरेक्शन में जाएगा। तो दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड रे। ना अब यहाँ पे क्या होगा कि अपने को इस इंसिडेंट रे का कुछ ना कुछ एंगल मिलेगा नॉर्मल के साथ, इसको हम लोग बोल रहे हैं एंगल ऑफ आई। ठीक है, और इस रिफ्लेक्टेड रे का कुछ ना कुछ एंगल होगा, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज आर। एंड यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि आखिर जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो क्या होगा। तो जैसा हम बताएं कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो क्या बताता है कि कोई भी लाइट रे जो है वो अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से कितने एंगल से डेविएट किया। तो सबसे पहले देखो कि इस लाइट रे का, इस इंसिडेंट लाइट रे का ओरिजिनल डायरेक्शन क्या था। तो हम लोग देखें कि ये लाइट रे इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग जा रहा था, बट ड्यू टू दिस मिरर क्या हुआ कि लाइट रे रिफ्लेक्ट करने के बाद इस डायरेक्शन में जाने लग गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो लाइट रे है वो अपने एक्चुअल डायरेक्शन से इतने एंगल से डेविएट किया। तो ये भी जो एंगल होगा, ये जो भी एंगल होगा, इसी को हम लोग बोलेंगे, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अच्छा, इस एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग एक और तरीके से बता सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले देखो कि अभी जो हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बताएं वो किस सेंस में। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम अगर हम लोग देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो लाइट रे हमारा वो इनिशियली इस डायरेक्शन में जा रहा था। क्लियर? तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस मिरर के वजह से लाइट रे इधर जाने के बजाय, ठीक है, ये डेविएट होकर इस डायरेक्शन में जाने लग गया। दैट मीन्स ये अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से डेल्टा एंगल से क्या हुआ, डेविएट किया इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस से, ठीक है, ये डेविएट किया डेल्टा से। अच्छा, इसका डेविएशन हम लोग एक और तरीके से बता सकते हैं। कैसे? तो हम बोल सकते हैं कि ये लाइट रे इनिशियली इस डायरेक्शन में जा रहा था और ड्यू टू दिस मिरर, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करके कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में जाने लग गया, कहीं ना कहीं
इस डायरेक्शन में जाने लग गया, तो ये भी तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन होगा, बट इसका सेंस क्या होगा हमारा, ठीक है, दैट इज क्लॉकवाइज। तो लेट अस से इस एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग बोलते रहे डेल्टा डैश। तो जब भी एंगल ऑफ डेविएशन हम लोगों को बताना हो तो वहाँ पे हम लोग सेंस ऑफ डेविएशन भी बताएंगे, डायरेक्शन भी बताएंगे कि जो डेविएशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड करेंगे। तो पहले ये देखते हैं हम लोग कि अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम लोगों को फाइंड करना है दैट इज डेल्टा, तो वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों को फाइंड करना है इस डेल्टा का वैल्यू। और वो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले देखो, ठीक है, कि ये रे जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ऐसे चल रहा था, तो यहाँ पे इस एंगल और इस पूरे एंगल का सम, ठीक है, दैट इज आई प्लस आर प्लस डेल्टा, इन तीनों का एंगल का सम अगर हम लोग देखें तो ये बेसिकली पाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, किस प्रॉपर्टी से, बाय लीनियर पेयर। तो हम लोग को फाइंड करना है डेल्टा का वैल्यू, ठीक है, और यहाँ से फ्रॉम दिस इक्वेशन हम लोग बोल सकते हैं कि जो आर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो आई के इक्वल होगा। तो इस आर को अगर हम लोग आई से रिप्लेस कर दे तो हम लोग बोल सकते हैं ये हो जाएगा 2i प्लस डेल्टा दैट शुड बी इक्वल टू पाई। तो यहाँ से डेल्टा का वैल्यू क्या मिल जाएगा अपने को, दैट इज पाई माइनस 2i, ठीक है। तो ये हम लोगों को एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला मिल गया। साथ ही साथ हम लोग क्या बताएंगे, सेंस ऑफ डेविएशन, ये किस सेंस में डेविएट किया है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है ना। अब यही अगर हम लोग को क्लॉकवाइज सेंस में बताना है कि सर डेविएशन क्या होगा, तो वो कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे हम लोग को बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा कि ये जो डेल्टा डैश का वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल होगा प्लस यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा, अब देखो ये एंगल जो होगा हमारा वो तो पाई के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल वो हो जाएगा आई प्लस आर। तो क्लॉकवाइज सेंस में हम लोग बोल सकते हैं कि जो डेल्टा डैश का वैल्यू होगा ये हो जाएगा दैट इज पाई प्लस आई प्लस आर। एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि आई जो है वो आर के इक्वल है, तो इस आर को वापस आई से अगर रिप्लेस कर दे तो डेल्टा डैश का वैल्यू क्या मिल जाएगा अपने को, दैट इज पाई प्लस 2i। तो ये भी रिजल्ट हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। बाई चांस हम लोग को क्लॉकवाइज फाइंड करना हो या एंटी क्लॉकवाइज तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान देना है कि बहुत बच्चे इसको जनरलाइज कर देते हैं कि सर जब हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जब हम लोग को क्लॉकवाइज मेजर करना तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ऐसा नहीं है। तो हम लोग को डायग्राम के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि जो सेंस ऑफ डेविएशन हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो कैसे और वो कैसे फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक हम लोग को गिवन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग या जो भी डायग्राम है उससे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहली बात यहाँ पे जनरलाइज नहीं करना है कि एंटी क्लॉकवाइज में पाई माइनस 2i होगा। बहुत ऐसा सिचुएशन हम लोगों को मिलेगा जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो पाई प्लस 2i होगा, और क्लॉकवाइज सेंस में जो डेविएशन होगा वो पाई माइनस 2i होगा। तो वो गिवन डायग्राम, रे डायग्राम पे डिपेंड करेगा कि लाइट रे किधर से आ रहा है, सेंस ऑफ रोटेशन कैसे मिल रहा है, तो उस डायग्राम को देख के बेसिकली हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये इस पर्टिकुलर केस के लिए हम लोग फाइंड किए। क्लियर है यहाँ तक कि एंगल ऑफ डेविएशन कैसे हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन दिस एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा है, और वहाँ से हम लोग कुछ डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस या टाइप्स ऑफ इंसिडेंस को डिफाइन करेंगे। तो पहले यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक है, कि सर अपने पास क्वेश्चन क्या है। तो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे हम लोग बोल रखा है ड्रॉ ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे हम लोगों को एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कोई सा भी एक सेंस ले लेंगे, ठीक है। तो जनरली हम लोग अभी एंटी क्लॉकवाइज सेंस वाला कंसिडर करेंगे और वहाँ से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले देखो, अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम लोग को इस डेल्टा और आई में रिलेशन चाहिए होगा, जो ऑलरेडी हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। क्या मिला हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है, कि किसी भी मिरर से जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा डेल्टा, ये हो जाएगा दैट इज पाई माइनस 2i के इक्वल। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को देखना है कि सर डेल्टा वर्सेस आई का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो ये वर्टिकल एक्सिस ले लिए, दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो वर्टिकल के अलॉन्ग हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन ले लेते हैं, हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ अब ग्राफ कैसा होगा, तो सबसे पहले इक्वेशन देखो कि इक्वेशन कैसा है। तो यहाँ पे डेल्टा वर्सेस आई के बीच अगर हम लोग देखें तो ये एक लीनियर इक्वेशन मिल रहा है, ठीक है, जिसमें कि जो स्लोप है वो नेगेटिव है और वाई इंटरसेप्ट जो होगा वो पाई के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो फाइनली जो हम लोग को ग्राफ मिलेगा वो कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से विथ नेगेटिव स्लोप। क्लियर है नाउ। अब यहाँ पे देखो हम लोगों को अलग अलग एंगल मिलेंगे, जैसे कि सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है 0, तो इसके करस्पॉन्डिंग देखो कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो मैक्सिमम है,
और ये कितना मिलेगा हम लोगों को सर पाई के इक्वल, क्योंकि इस इक्वेशन में आई का वैल्यू 0 रखेंगे तो डेल्टा पाई है और ये मैक्सिमम है, क्योंकि यहाँ के बाद से देख रहे हैं अगर हम लोग तो जैसे आई का वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा 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 वैसे वैसे डेविएशन कम होगा। और एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जैसा यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, कि जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है वो 0। तो अगर हम तुमसे पूछे कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा तो तुम डायरेक्टली बोलोगे सर π/2, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम तुमसे पूछे कि इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा वो भी बता दो तो तुम बोलोगे सर बहुत सिंपल सा है, इस ग्राफ का स्लोप जो होगा ये -2 के इक्वल हो जाएगा। तो कभी अगर बाई चांस तुमसे पूछ ले कि स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होगा दैट विल बी -2। क्लियर नाउ, अब यहाँ पे जो भी हम लोगों को एंगल ऑफ इंसिडेंस मिले हैं तो 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू मिला, एक i=0 जिसके करस्पॉन्डिंग जो डेविएशन है वो सबसे ज़्यादा है, और दूसरा एंगल ऑफ डेविएशन है π/2, सॉरी एंगल ऑफ डेविएशन नो इट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस वो है π/2, जहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम है दैट इज 0। तो अगर इन दोनों अगर इंसिडेंस को हम लोग डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें और ये देखें कि इन पर्टिकुलर इंसिडेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला केस यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, फर्स्ट केस, कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हुआ, ठीक है, तो जो लाइट रे है वो कैसे ट्रैवल करेगा किस डायरेक्शन में उसको भी हम लोग यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक प्लेन मिरर ले रहे हैं, ठीक है, लेट अस से अपने पास इस तरीके से प्लेन मिरर है ना। अब पहले ये देखते हैं कि किसी भी लाइट रे का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 0 कब होगा। तो देखो जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको जनरली हम लोग किसके साथ मेजर करते हैं, नॉर्मल के साथ। तो यहाँ पे अगर मान लो ये अपने पास नॉर्मल है, ठीक है, और अपने को चाहिए कि सर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 0 हो, तो ये कब होगा, तो जब तुम बोलोगे कि ये लाइट रे इस नॉर्मल के अलॉन्ग ही इंसिडेंट करे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि अगर ये लाइट रे हमारा नॉर्मल के अलॉन्ग इंसिडेंट कर रहा है तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, 0। तो अब ये देखना है कि इस केस में आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे किधर से जाएगा। तो बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हम लोग देखें तो हम लोग को पता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो इस केस में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, दैट मीन कि रिफ्लेक्ट करने के बाद लाइट रे वापस इसी नॉर्मल के अलॉन्ग रिटर्न हो जाएगा। बात समझ में आया। तो इस केस में देखो कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो सबसे ज़्यादा होगा दैट इज पाई के इक्वल, क्योंकि 180 डिग्री से रोटेट कर गया। कैसे, तो पहले लाइट रे ऐसे आ रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये घूम के वापस ऊपर जाने लग गया, तो एंगल ऑफ डेविएशन पाई के इक्वल, ठीक है, और नॉर्मल के अलॉन्ग ही जाने लग गया। तो इस तरह के इंसिडेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज आवर नॉर्मल इंसिडेंस। तो पहला पॉइंट तो हम लोग लिख लेंगे कि जब भी कोई लाइट रे नॉर्मल के अलॉन्ग आएगा तो उस पर्टिकुलर इंसिडेंस को हम लोग बोलते हैं दैट इज नॉर्मल इंसिडेंस। यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। और साथ ही साथ अब यहाँ पे हम लोग एक और कंक्लूजन निकालेंगे, और वो क्या होगा, तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो लाइट रे है वो टकराने के बाद अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है। रिट्रेस का मतलब, तो तुम देख रहे हो कि जिस पाथ के अलॉन्ग लाइट रे आ रहा था टकराने के बाद लाइट रे उसी पाथ के अलॉन्ग जाने लग गया। तो इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं दैट इज रिट्रेसिंग ऑफ इट्स पाथ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब भी कोई लाइट रे किसी पॉलिश सरफेस को, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को नॉर्मली स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, एंड इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो ये पॉइंट यहाँ पे हम लोग लिख भी लेते हैं, ठीक है, दैट इज व्हेन अ लाइट रे स्ट्राइक्स नॉर्मली, when a light ray strikes a surface normally, it will retrace its path, which is known as प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी बोलेंगे। तो जब भी क्वेश्चंस के अंदर तुमको बोल दें कि जो लाइट रे है वो अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है, तो वहाँ पे हम लोगों को समझ आना चाहिए कि जो लाइट रे है वो सरफेस को कैसे स्ट्राइक कर रहा होगा, नॉर्मली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में।
ठीक है, तभी वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यूज़ करते हुए, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो हम लोगों को पता होना चाहिए। तो ये फर्स्ट केस था अपना। ना अब यहीं पे हम लोग सेकेंड केस ले लेते हैं, ठीक है, कि सर सेकेंड केस क्या होगा। तो सेकेंड केस क्या होगा कि जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो π/2। अब सवाल ये है कि कैसे सिचुएशन में होगा कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो π/2 हो। तो देखो यहाँ पे बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि जब कोई लाइट रे ऐसे इंसिडेंट करे कि वो सरफेस के पैरेलल हो, या अगर हमारे पास कोई कर्व सरफेस हो, जैसे डायग्राम में अगर हम लोग देखें तो मान लो कि अपने पास इस तरीके से कोई कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, ठीक है, लेट अस स्फेरिकल सरफेस ले लिए एंड दिस इज इट्स नॉर्मल। तो यहाँ पे अगर कोई लाइट रे ऐसे इंसिडेंट करता है, ठीक है, इसके टेंजेंट के अलॉन्ग सच दैट कि सरफेस को जस्ट टच करके अगर पास करता है तो ये सीधा सीधा निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस π/2, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी π/2। तो इस केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो 0 के इक्वल होगा एंड दिस इज आवर मिनिमम। एंड इस पर्टिकुलर इंसिडेंस को हम लोग बोलते हैं दैट इज ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेजिंग इंसिडेंस क्लियर। तो ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस π/2 होगा, ठीक है, उसको हम लोग ग्रेजिंग इंसिडेंस बोलेंगे। इसमें लाइट रे सरफेस को जस्ट टच करते हुए पास करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे π/2 के इक्वल। क्लियर है। तो ये अपने पास, ठीक है, लॉज थे। फर्स्ट लॉ, ठीक है, जो एक्सप्लेन कर रहा था कि कोई भी लाइट रे जितने एंगल पे आएगा टकराने के बाद उतने ही एंगल पे जाएगा, और इसके हेल्प से मेनली हम लोग रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन फाइंड कर पाएंगे। चलो तो अब यहाँ पे हम लोग इसके सेकेंड लॉ को डिस्कस करते हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन के सेकेंड लॉ को, ठीक है, कि सर रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ क्या होगा, उसका स्टेटमेंट क्या है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो सेकेंड लॉ के अंदर सिंपली अपने पास स्टेटमेंट है, कोई ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है नहीं, ठीक है। तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि जो भी इंसिडेंट रे होगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, इसका स्टेट क्या होता है, दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, नॉर्मल at point of incidence, all lie in the same plane, तो ये इसका सिंपल सा स्टेटमेंट है कि जो भी इंसिडेंट रे होगा हमारा, जो भी रिफ्लेक्टेड रे होगा एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो सब के सब सेम प्लेन में लाई करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि दो जो है वो तो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं और थर्ड जो है वो किसी और प्लेन में जा रहा है। जैसे समझने के लिए एग्जांपल लें तो लेट अस से यहाँ पे अपने पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लेट अस एक प्लेन मिरर दे रखा है ना। अब यहाँ पे मान लो कि अपने पास एक इंसिडेंट रे है कुछ इस तरीके से कि इस डायरेक्शन में, ठीक है, एक लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है, और जैसा हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा इंसिडेंट रे है वो इस बोर्ड के प्लेन में, स्क्रीन के प्लेन में है, ठीक है, और जहाँ पे ये स्ट्राइक कर रहा है इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस इज आवर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ना अब यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मल देखें तो अपने को क्या होगा कि एक नॉर्मल भी मिलेगा, एंड नॉर्मल क्या होगा, जो सरफेस के, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और उसको जनरली हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों को एक रिफ्लेक्टेड रे भी मिलेगा, तो टकराने के बाद ये लाइट रे इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये लाइट रे जो है वो इंसिडेंट रे है, दिस लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस लाइन इज नॉर्मल। तो जैसा इस डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे एंड ये नॉर्मल सब के सब सेम प्लेन में, और ये किस प्लेन में है हमारा, ठीक है, तो जो भी स्क्रीन है उसके प्लेन में। ऐसा नहीं हो रहा है कि ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे जो है वो इसके प्लेन में और जो रिफ्लेक्टेड रे वो प्लेन से बाहर जा रहा है। तो सेकेंड लॉ का मतलब ये है कि तीनों जो है वो सेम प्लेन पे होंगे, ठीक है। तो आज अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक हम लोग किस पे करें। थैंक यू।